मांग है कि उनका पूरा पुनर्वास होना चाहिए, जो गलत लगान लग रहे हैं वो रद्द होना चाहिए, सभी को घर मिले, सभी को खेती आजीविका के स्रोत मिले। और राशन कार्ड भी नहीं है सुपौल के कई गांव में, अभी भी बताया गया कि 50% लोगों को राशन कार्ड नहीं। हम भी जब 2008 में राहत का कार्य कर रहे थे तब देख रहे थे कि राशन कार्ड खुले बाजार में 3000 रुपये में बेचा जाता था। तो ये कैसे? तो यही होता है कि जल, जंगल, ज़मीन, पहाड़ सब कुछ बचाना है, जो जीवन का आधार है, न केवल प्रकृति निर्भर समुदायों का, पूरे समाज का। ऑक्सीजन कैसे मिलेगा अगर जंगल खत्म होगा? अगर नदी बर्बाद होती है तो पानी कहाँ से मिलेगा? सब कुछ सोच आज दुनिया में चल रही है, लेकिन वहाँ जाकर हमारे मंत्री, प्रधानमंत्री आश्वासन देते हैं कि हम कार्बन मुक्त करेंगे, हम क्लाइमेट चेंज के खिलाफ क्लाइमेट जस्टिस लाएंगे, लेकिन विकास की अवधारणा उस दिशा में बदल नहीं रही है। नमस्कार, मैं नवनीत सिन्हा, आप देख रहे हैं द रिफॉर्मर न्यूज़। अभी मैं पटना में हूँ, गर्दनी बाग में, और यहाँ पर जो है सत्याग्रह पदयात्रा जो कोसी पीड़ितों के वास्ते सुपौल ज़िले के बेरिया मंच से लेकर यहाँ पहुँची है। आपने गांधी की सत्याग्रह का नाम सुना होगा, और आज वर्षों बाद यह सत्याग्रह उसी चीज़ की याद दिलाता है। और आप मेरे पीछे जो पोस्टर देख रहे हैं उस पर देखिए लिखा हुआ भी है, गांधी के रास्ते कोसी पीड़ितों के न्याय वास्ते। तो महात्मा गांधी की जो शहादत दिवस 30 जनवरी को है, उस दिन से यात्रा शुरू हुई है। पीछे पोस्टर पर आप लिखे भी देख रहे होंगे। 250 किलोमीटर से अधिक की यह पदयात्रा, इसमें जो है सैकड़ों महिलाएं, बुजुर्ग, अलग अलग उम्र के और युवा साथी लोग सम्मिलित हुए हैं। और हमारे साथ हैं, इसमें सम्मिलित हुए यहाँ पर नर्मदा बचाओ आंदोलन की प्रणेता और देश दुनिया के लिए एक जो है संकल्प और संघर्ष की जो एक कह सकते हैं एक बहुत बड़ी मिसाल हमारे साथ मेधा पाटकर मैम है। बहुत बहुत स्वागत है मैम। धन्यवाद मैम। आपने इतनी दूरी से यहाँ पर बिहार के कोसी पीड़ितों के न्याय के लिए यहाँ आपकी मौजूदगी है, तो कोसी पीड़ितों के दर्द को आप किस तरह देखते हैं? आपने तो लगातार जो है इन चीज़ों को लेकर हमारा आना समर्थन में हमारा कर्तव्य है, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं तो कोसी में कई बार जा चुकी हूँ, और जब 2008 में कुसहा की त्रासदी हुई थी, 35 लाख लोग प्रभावित हुए थे, तब हम 15 दिन वहाँ पूरे लगे हुए थे। उस समय हमने पूरी हकीकत देखी थी, और बाद में बहुत सारी बातें जो महेंद्र यादव जी, हमारे जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय के साथी, उनके साथ जुड़े हुए तमाम गांव-गांव के जनप्रतिनिधि जो चुनावी राजनीति में नहीं है पर जन आंदोलन के, उनके साथ कायम देखते रहे कि कुछ थोड़ा सा हो रहा है, लेकिन सरकार ने 15 कमेटियां बनाई पर उनकी सिफारिशों का भी अमल नहीं किया है। आज तक 56,000 लोगों को घर के ध्वस्त होने के बाद कुछ राहत मिली है, पर हुए थे ग्रस्त 3 लाख से ज़्यादा घर। सभी को अपने ज़मीन पर भी पूरा हक नहीं मिला है। बाहर के लोगों ने आकर कुछ जो प्लॉट मिला उस पर कब्जा किया है, और तो और की ज़मीन जो ध्वस्त हुई है उसका भी ये लगान ले रहे हैं। जो ग्रस्त हैं उनसे कैसे लगान ले सकते हैं? 4 हेक्टेयर तक की ज़मीन का लगान नहीं देने का नियम था, इन्होंने बदलकर शिक्षा, स्वास्थ्य सबके नाम पर लगान चालू किया। जबकि आज जो तटबंधों के कारण और तटबंधों के बीच 10-15 लाख लोग फंसे हैं, उनको लगान देना भी संभव नहीं है, और उनके लिए शाला नहीं है, स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, तो शिक्षा स्वास्थ्य का लगान कैसे दे? ये सभी हकीकत है। हमने जो कोसी का जांच परख करने के लिए एक जन आयोग गठित हुआ, और उसमें हम सब लोग थे। तो ये जन आयोग की जो रिपोर्ट है ये हमने बिहार के सभी राजनीतिक दलों के प्रमुखों को दी है, और अपेक्षा यही थी जब ये सम्मेलन में जाहिर हुआ कि इसमें ठोस सिफारिशें हैं, पूरा इतिहास है, कोसी, सप्त कोसी सबकी क्या प्राकृतिक अवस्था है, क्यों अलग अलग प्रकार के हस्तक्षेप, तटबंधों से लेकर अलग अलग पुलों तक और नेपाल के बड़े बांध तक, इससे क्या फ़र्क पड़ा है, क्यों ये आक्रमण जो होता है नदी पर, प्रकृति पर, उसको लोगों को भुगतना पड़ता है। सब बातें इसमें आई हैं और मांगे भी आई हैं। तो हम लोगों को अपेक्षा थी कि विधानसभा में ये चर्चा में आएंगे। अब विधानसभा बार बार नए सिरे से गठित होती है बिहार की,
तो गरीबों को, पीड़ितों को कौन न्याय देगा। तो आज ये सब लोग जो आए हैं उनकी यही मांग है कि उनका पूरा पुनर्वास होना चाहिए, जो गलत लगान लग रहे हैं वो रद्द होना चाहिए, सभी को घर मिले, सभी को खेती आजीविका के स्रोत मिले, और राशन कार्ड भी नहीं है सुपौल के कई गांव में। अभी भी बताया गया कि 50% लोगों को राशन कार्ड नहीं। हम भी जब 2008 में राहत का कार्य कर रहे थे तब देख रहे थे कि राशन कार्ड खुले बाज़ार में 3000 रुपये में बेचा जाता था। तो ये कैसे? और 15 कमेटियों ने सिफारिश देने के बावजूद कोई योजना नहीं बनती है। पूरे कोसी को किस प्रकार से वो भागती हुई नदी बन गई है, गाद सबसे ज़्यादा लेकर हिमालय से आने वाली नदी है। तो केवल भारत विरुद्ध नेपाल ये झगड़े से नहीं सुलझाया जाएगा। इसमें पूरा जो अध्ययन है उसके आधार पर वैज्ञानिक, सामाजिक, पर्यावरणीय, आर्थिक सभी बाबतों की पूरी जांच होकर नया रास्ता बनाना चाहिए। पर लोगों को तत्काल अपना जीने का अधिकार मिलना चाहिए, ये हमारी मांग है। वर्ल्ड बैंक ने करोड़ों रुपए 2 बार दिए हैं कोसी घाटी के ही विकास के लिए, लेकिन जो विकास प्राधिकार भी बना वो भी गायब है, उसका कार्यालय भी नहीं खोज कर मिल रहा है कार्यकर्ताओं को। तो ये कैसे? और जो जांच आयोग की रिपोर्ट हो गई 2008 के बाद जिसको गठित किया गया, उसकी भी कोई एक दखल नहीं ली गई है, और फिर से नेपाल में बड़ा बांध बांधने की बात चल रही है। हमको तो ये मंजूर नहीं है, नेपाल के लोगों को भी मंजूर नहीं है। भारत और नेपाल और तिब्बत तीनों राज्यों को मिलकर जब कोसी नदी का 93,000 मतलब 93,000 चौरस किलोमीटर का जलग्रहण क्षेत्र है, तो एकत्रित बैठकर बातचीत, संवाद और नदी को बचाना है, नदी घाटी को बचाना है, ऐसा एक रास्ता निकालना चाहिए, ये हमारी अपेक्षा है। मैम, हम लोग हमेशा से पढ़ते आए हैं बचपन से कि बिहार का शौक कोसी नदी, और इसको लेकर विस्थापन का दंश हो और हमेशा से उसको कटान को लेकर के हो। इस बार भी आंशिक रूप से इस इलाके में, अगर उत्तरी इलाके में रही तो उस इलाके में अगर कहा जाए कोसी में, तो दर्जनों गांव कट गए और हर बार ये देखा जाता है। बावजूद इसके सरकार का जो दृष्टिकोण रहा हर बार जो है, चाहे जिस पार्टी की सरकार रही हो, कि बाढ़ राहत के नाम पर जो है थोड़े मोड़े जो चीज़ें वहाँ भेज देते हैं, लेकिन बावजूद समुचित कोई कार्रवाई या कोई उपाय नहीं किया जा रहा है। और सहायक नदियाँ भी कोसी की वो भी छिन्न भिन्न हो गई है, उसको लेकर के भी कोई ये नहीं है। बावजूद तटबंध बनाने की आपने जैसे बात कही, आपने सारा ब्लूप्रिंट दिया हुआ है, लेकिन सरकार की जो मनोदशा है इसको लेकर का स्पष्ट नहीं है। इस पर क्या आपका? देखिए, नदियों पर बड़े बड़े बांध बनाना विकास का प्रतीक माना जाता था। अमेरिका से टेनेसी वैली योजना शुरू हुई, उसका भारत ने भी लांगुल चालन किया, लेकिन अभी अमेरिका ने 1994 से बड़े बांधों का निर्माण रोक दिया, और अब भी आज तक 1951 बांध तोड़ दिए हैं। यूरोप के खंड के सभी देशों ने मिलकर 4000 से ज़्यादा बांध तोड़े। ये क्यों हुआ? मैं भी विश्व बांध आयोग के आयुक्त रही, हमने पूरे दुनिया के बड़े बांधों का अभ्यास किया। तो यही होता है कि जल, जंगल, ज़मीन, पहाड़ सब कुछ बचाना है, जो जीवन का आधार है, न केवल प्रकृति निर्भर समुदायों का, पूरे समाज का। ऑक्सीजन कैसे मिलेगा अगर जंगल खत्म होगा? अगर नदी बर्बाद होती है तो पानी कहाँ से मिलेगा? सब कुछ सोच आज दुनिया में चल रही है, लेकिन वहाँ जाकर हमारे मंत्री, प्रधानमंत्री आश्वासन देते हैं कि हम कार्बन मुक्त करेंगे, हम क्लाइमेट चेंज के खिलाफ क्लाइमेट जस्टिस लाएंगे, लेकिन विकास की अवधारणा उस दिशा में बदल नहीं रही है। आज बागमती के उमेश राय जी आए हैं, वहाँ भी तटबंधों की बात का पूरा विरोध हुआ है, उन्होंने काम रोक के रखा है। तो बिहार में तटबंध हो या गंगा के किनारे के, उत्तर प्रदेश के हो, बंगाल के हो, सभी जगह के तटबंधों को हटाकर नदियों को खुली करने के सिवाय ये प्रकृति साथ नहीं दे सकती है। जब प्राकृतिक रूप से नदियाँ बहती हैं, बाढ़ आती भी है। अब बाढ़ भी क्यों आ रही है? जलवायु परिवर्तन के कारण हिमालय का बर्फ़ पिघल कर नीचे आ रहा है, तो हिमालयन सभी नदियों में बाढ़ का चक्र शुरू है, तो उस पर भी सोचना चाहिए। लेकिन कम से कम जोशीमठ जो धस रहा है उस पर भी ध्यान नहीं दे रहे। उत्तराखंड खत्म हो रहा है, 4600 के बदले अब केवल 400 जल स्रोत रहे हैं वहाँ, और फिर भी बड़े बड़े पावर प्रोजेक्ट ले रहे हैं। 4 धाम के रास्ते पर लाखों भक्तों को ला रहे हैं, लेकिन भक्त क्या समझते नहीं है? नर्मदा प्रदूषित है, पूरी गंगा प्रदूषित है, उत्तराखंड धस रहा है।
तो वो भक्तों को भी समझना चाहिए और जो आशीर्वाद देते हैं इस प्रकार की विकास योजनाओं को, वो ठेकेदारों से, बड़े बड़े बिल्डरों से, बड़े बड़े पूंजी निवेशकों से, देशी विदेशी, अपने चुनावी राजनीतिक लाभ के लिए कुछ न कुछ पाते हैं और इसलिए ये दुर्लक्षित करते हैं। तो लोगों को संघर्ष से ही अपने मुद्दे आगे बढ़ाने पड़ते हैं। अपने धन्यवाद। वक्त दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी नर्मदा बचाओ आंदोलन की प्रणेता मेधा पाटकर मैम।